हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम के पास जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो किस तरह से सेंट्रल मेटल एटम के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं, किस ज्योमेट्री में, और फिर उनसे किस तरह से लिगेंड्स अप्रोच करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है बताया था। D2sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि या तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यह भी बताया था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अंदर वाले d ऑर्बिटल और बाहर वाले वैलेंस शेल के s और p ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज होते हैं तो इसको हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोले जाते थे। और अगर वैलेंस शेल के ही s, p और d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते थे तो इसको हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। और इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स बनता था उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते थे। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा कॉम्प्लेक्स में तो पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे पेयर्ड होंगे तो मैग्नेटिक होगा। तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तरह तरह के कॉम्प्लेक्स भी आपको हमने एक्सप्लेन किए थे, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको हमने फॉर्मेशन के लिए दिए भी थे। आशा है आप लोगों ने उन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किया होगा। पिछला लेक्चर आपने पूरी तरह से देख लिया होगा, और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस पिछले लेक्चर को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का देखिए, उसके बाद स्टार्ट करिए ये लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन थ्योरीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाद में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। अब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस देखने जा रहे हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी बहुत सारी बातों को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन कुछ चीजें इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें कंफ्यूज करती हैं, मिसगाइड करती हैं। कभी कभी उनमें क्लियर कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है कि कभी ऐसा हो रहा है, कभी उसी केस में दूसरी तरह का आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए क्या है इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन लिमिटेशंस। इट एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हालांकि ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को हम इससे से समझा लेते हैं, बट समटाइम्स इट इज मिसलीडिंग। कभी कभी ये हमें मिसगाइड करती है, हमें प्रॉपर गाइडेंस इससे नहीं मिलती है। क्या क्या है मिसगाइडेंस? पहला पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए मेटल आयन इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन। कोई मेटल एक कॉम्प्लेक्स आयन बना रही है पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कभी कभी उसी मेटल का उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। While some other complexes of same metal, ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसी मेटल का इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी मेटल का कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है? हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसे? देखिए, CONH3 का 4 आयन, ये आपका जब हमने बताया था तो
कोबाल्ट, कोबाल्ट का हमने आपको एटॉमिक नंबर बताया था कितना, 27, और 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते थे तो आपने देखा था कि जो 3D है ये आपका 4s है और ये क्या है 4p है। जब 3D कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, +3 है, CONH3 का होल 6, NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस पर +3 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गई। तो CO+3 आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ये। आपने क्या देखा, केवल CO का जब हम लिखेंगे, CO का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 4s2 3d8 ओ 7 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ये CO+3 आयन बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके ये रिमूव हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, CO+3 आयन का। NH3 हमने बताया जब इससे आया तो NH3 ने इन इलेक्ट्रॉन्स को हुंड रूल के अगेंस्ट अंदर की तरफ इनको पुशअप कर दिया, पेयर अप कर दिया। तो NH3 की प्रेजेंस में, in presence of NH3, what will happen, these two electrons from this and this will pair up, और जब ये पेयर अप हो जाएंगे तब इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज होके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे और उनसे 6 NH3 लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना देंगे। तो इसमें ये जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यही कॉम्प्लेक्स COF6 में क्या होगा, ये तो आपका इस तरह से हुआ, लेकिन यही CO इसमें COF6 में भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में है। तो CO+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वही होगा जो इसमें ऊपर था। ये CO+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए जब फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाता है और उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये तो 4p है, बाहर एक 4d और होगा, इस 4d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2, ये इसको पेयर अप नहीं करेगा। तो बात ये है कि इस बात का एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं दिया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो वीक क्यों है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। एक ही मेटल एक ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है और इसमें आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें नहीं मिलता। तो ये बात समझ गए होंगे कि एक ही मेटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में दो अलग अलग लिगेंड से जब जुड़ती है तो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स क्यों बनाती है। इस बात का एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देती है। दूसरा, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्टेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन समटाइम्स मिसलीडिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो भी हमने मैग्नेटिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं वो कभी कभी हमें कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ni सेकेंड शुड बी डायमैग्नेटिक। Ni का एटॉमिक नंबर है 28, तो 3d8 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। जब 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जब D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन Ni के वो एक ही में चले जाएंगे।
और जब लिगेंड की प्रेजेंस में ये एक ही में चले जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड नहीं बचेगा। इसका मतलब यह है कि Ni का सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर क्या होना चाहिए, हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड नहीं बचेगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जब नहीं बचेगा तो ये डायामैग्नेटिक ही होगा। Ni सेकेंड के कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे होने चाहिए, हमेशा डायामैग्नेटिक होने चाहिए। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे जब लेबोरेटरी में चेक किए गए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स निकल के तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में निकले। तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है, इस बात का एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं है। तो Ni देखिए, Ni शुड बी डायमैग्नेटिक ड्यू टू dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका निकिल है, निकिल आयन है ग्राउंड स्टेट में। ये निकिल आयन लिगेंड फील्ड, जब भी लिगेंड ने अप्रोच किया तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप हो गया, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखिए, बट ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ni2 आर नॉट डायमैग्नेटिक। सारे जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं है। सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ni सेकेंड आर पैरामैग्नेटिक। जैसे हमने आपको CuNH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स बनाने को दिया था, CuNH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स बनाने को दिया था, उसमें हमने बताया था कि NH3 लिगेंड जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर अप न करके एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हायर उसमें चला जाएगा। बन ये भी सकता था, लेकिन जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो वो कैसा था, पैरामैग्नेटिक। तो इस बात को समझाने के लिए ये कह दिया कि वो यहां न जाके वो यहां पे प्रमोट हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni सेकेंड आर पैरामैग्नेटिक। इन सच केसेस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम 3d to 4p। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एक्साइटेशन, ये यहां क्यों नहीं पेयर अप हुआ, एक्साइटेशन क्यों हुआ? तो ये बड़ा मिसलीडिंग सी बात है। हमें कैसे ये सपना हो जाए कि हम इसको बाहर भेजें कि अंदर पेयर अप करें। जब आप पेयर अप वाला जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे तो ये एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हम जिनको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दूसरा एक्सेप्शन ये था कि हमारे कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स Ni के किस तरह के हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो हमारे हैं जो वो डायामैग्नेटिक हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स उसके पैरामैग्नेटिक हैं। और पैरामैग्नेटिक तभी होंगे जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। और ये प्रमोशन की क्या है, ये कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया था। तीसरा, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है या वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द कलर exhibited by the coordination compounds। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों आते हैं, कलर का आने का रीजन क्या है, इस बारे में भी कोई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। तो ये कुछ आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं और इन्हीं एक्सेप्शनल केसेस को रिमूव करने के लिए हमारी जो अगली एडवांस थ्योरी आई है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप पहले इन एक्सेप्शंस को आप जल्दी से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम आगे अगली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकें। अब हम बात करते हैं आगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन को समझाने के लिए हमारी एक और नई थ्योरी आई है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं
इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लाइगेंड फील्ड थ्योरी भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके यहाँ केवल और केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी कौन सी बताई थी हमने आपको, जो अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या अंतर है, ये हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बिल्कुल अपोजिट सोचती है। देखिए, हमें कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को समझाना है, तो उसके लिए हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं और उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है कुछ पॉइंट्स पर, तो इसीलिए न्यू थ्योरी आपकी डेवलप हो रही है। तो आपकी नई थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CFT। तो इस थ्योरी के मेन एजम्पशन क्या है? इस थ्योरी में क्या माना गया है कि कैसे मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि मेटल और लिगेंड्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, मतलब उनका बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो उसमें मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड मानते हैं, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एज्यूम करती है कि वो मेटल के बीच में और लिगेंड्स के बीच में बना इंटरेक्शन या बॉन्ड वो प्योरली आयनिक है। बिल्कुल डिफरेंट सोच। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको कोवैलेंट मान रही है और आपकी लिगेंड फील्ड थ्योरी इसको क्या मान रही है, आयनिक मान रही है। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो लिगेंड फील्ड थ्योरी क्या मानती है कि जो मेटल एटम और लिगेंड्स हैं ये पॉइंट ऑफ चार्ज हैं, जिसमें मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज पॉइंट है और जबकि लिगेंड अगर नेगेटिव लिगेंड है तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, और अगर वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो वो एज ए डाइपोल बिहेव करेंगे, उनमें पोलैरिटी होगी और पोलैरिटी का जो नेगेटिव पोल होगा वो अट्रैक्ट होगा मेटल की तरफ। तो ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये एज्यूम करके चलती है कि लिगेंड्स और मेटल जो है वो पॉइंट ऑफ चार्ज के पॉइंट्स हैं और इन चार्ज पॉइंट्स के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। तीसरी बात, ये थ्योरी ये कहती है कि जब मेटल के डी ऑर्बिटल फ्री स्टेट में होते हैं, मेटल एटम या आयन के डी ऑर्बिटल फ्री स्टेट में होते हैं, तो वो डिजनरेट होते हैं, मतलब उनकी सबकी एनर्जी इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही मेटल के पास लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, वैसे ही इनकी डिजनरेसी जो है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है। तो डिजनरेसी कब रहती है? जब तक सेंट्रल मेटल एटम अकेले हैं, जैसे ही उनमें लिगेंड फील्ड क्रिएट हुआ, लिगेंड उनके पास अप्रोच करे, वैसे ही मेटल के डी ऑर्बिटल दो भागों में टूट जाते हैं। अब लिगेंड की अप्रोच जो है वो मेटल के पास या तो एक्सियल अप्रोच हो सकती है, एक्सिस के अलोंग आए, या फिर उनकी प्लेनर अप्रोच हो सकती है। और जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स का, वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि उनमें जो अप्रोच लिगेंड कर रहे हैं वो एक्सियल अप्रोच कर रहे हैं या वो प्लेनर अप्रोच कर रहे हैं। जिस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल मेटल के हैं उस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं या फिर वो प्लेन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है ना, प्लेनर अप्रोच कर रहे हैं, प्लेन साइड से आ रहे हैं, ठीक है ना। और पैटर्न जो मेटल की स्प्लिटिंग का है वो उसी क्रिस्टल फील्ड की नेचर पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है और लिगेंड की अप्रोच किस डायरेक्शन से है। तो दोनों ही बातों को मिला के आपका क्या तैयार होता है, क्रिस्टल फील्ड तैयार होता है। तो उसी क्रिस्टल फील्ड पर डिपेंड करेगी आपकी स्प्लिटिंग, किस तरह का स्प्लिटिंग होगा तो किस तरह का क्रिस्टल फील्ड तैयार होगा,
उसी पर पैटर्न डिपेंड करेगा स्प्लिटिंग का। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, उनको आप नोट कर लीजिए। तो पहला एजम्पशन ये है, पहला पॉइंट ये है, एज बैलेंस्ड बॉन्ड थ्योरी कंसीडर्स metal ligand bond as a covalent। मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कैसा मानती है? ये कोवेलेंट मानती है। while CFT assumes that central metal atom and ligands interactions are purely ionic। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो मेटल है और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो प्योरली कैसा है? आयनिक है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये आपकी जो CFT एज्यूम करती है, CFT एज्यूम दैट सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स are point of charge। ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स क्या है? चार्ज के पॉइंट है, जिसमें मेटल पॉजिटिव चार्ज पॉइंट है और लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स या तो नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव लिगेंड्स है तो नेगेटिव चार्ज पॉइंट हो गए, अनलेस अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लिगेंड्स तो वो एज ए डाइपोल बिहेव करेंगे। तो इसमें नोट कर सकते हैं मेटल एज पॉजिटिव चार्ज पॉइंट एंड लिगेंड्स आर इधर नेगेटिव पॉइंट चार्ज और डाइपोल। तीसरी बात, दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मेटल और ये इंटरेक्शन आयनिक कैसे हुए कि मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माना है, चार्ज का पॉजिटिव पॉइंट माना है, और लिगेंड्स को अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव पॉइंट होगा, अनलेस डाइपोल उसमें क्रिएट हो जाएगा अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई है कि फ्री स्टेट में मेटल के सभी डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डिजनरेट होते हैं, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम के पास तो उसकी डिजनरेसी स्प्लिट हो जाती है। तो इन फ्री स्टेट all the d orbitals of central metal atom are degenerate, डिजेनरेट उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनकी इक्वल एनर्जी होती है, लेकिन जब लिगेंड इससे अप्रोच करते हैं तो उनकी डिजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। बट when ligands approaches to CMA, degeneracy of CMA splits। degeneracy of CMA splits, स्प्लिट हो जाती है या खत्म हो जाती है, स्प्लिट्स और लॉस्ट। तो इस तरह से अगला पॉइंट में ये बताया कि जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया तो उस समय उसकी डिजेनरेसी खत्म हो जाएगी और डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे
और डी ऑर्बिटल का इस तरह से क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिट होना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। तो आप अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन क्रिस्टल फील्ड is called crystal field splitting, is called crystal field splitting। अगला पॉइंट यह है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब होगी, जब लिगेंड उस मेटल के ऑर्बिटल से अप्रोच करेंगे और वो अप्रोच जो है सेंट्रल मेटल एटम के अलोंग एक्सिस हो सकती है और अलोंग प्लेन हो सकती है। तो लिगेंड में अप्रोच, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिगेंड में अप्रोच लिगेंड्स में अप्रोच to central metal atom either along axis, या तो एक्सिस के along अप्रोच करेंगे और फ्रॉम द प्लेन साइड, या फिर उसका जो प्लेन है उसके अलोंग वो अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो पैटर्न है स्प्लिटिंग का वो डिपेंड करेगा क्रिस्टल फील्ड के नेचर पर। पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, कि किस तरह से आपके मेटल के ऑर्बिटल ओरिएंटेड थे और किस साइड से हमारी एक्सियल अप्रोच हुई है या प्लेनर अप्रोच हुई है लिगेंड्स की, तो उस पर डिपेंड करेगा पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग। तो आप ये लास्ट पॉइंट इसका लिख लें, पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड कैसे बनता है, क्रिस्टल फील्ड तैयार होता है मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका किस तरह से ओरिएंटेशन है और फिर लिगेंड वहां से किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये सब मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के पास आने पर जो उनमें रिपल्सन फोर्स होगा वो क्रिस्टल फील्ड की वजह से होगा। सॉरी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये बैलेंस बॉन्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एजम्पशंस हैं। इन एजम्पशंस को आप नोट कर लीजिए, एक एक एजम्पशन को शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है और इसके अकॉर्डिंग ही हम अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये बात समझना चाहेंगे कि किस तरह से हमारा डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होता है, किस तरह से क्रिस्टल फील्ड एनवायरनमेंट तैयार होता है और उस एनवायरनमेंट में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग अलग अलग ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में या टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में किस तरह से इनका स्प्लिटिंग होता है, कैसे डी ऑर्बिटल जो है वो दो अलग अलग सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाती है। तो इस स्प्लिटिंग को समझने के लिए हमें पहले डी ऑर्बिटल्स की शेप को समझना जरूरी है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम पहले डी ऑर्बिटल्स की शेप को समझेंगे और शेप समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल का किस तरह से स्प्लिटिंग होता है। और जब आप स्प्लिटिंग समझ जाएंगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि कौन से लिगेंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और कौन से वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जो मेन आपका डिफेक्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही तो था
कि कौन सा जो है आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, वही बात तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ये थ्योरी। लेकिन इसमें जो स्प्लिटिंग होगा और उस स्प्लिटिंग से उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस आएगा, उसके बेसिस पे ये पता लगेगा कि कौन सा जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो पहले हम शेप डी ऑर्बिटल्स की शेप को देखते हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये क्यों देख रहे हैं? ये इसलिए देख रहे हैं आपको ये समझाने के लिए कि हम किस तरह से डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। किस तरह से लिगेंड, किस एनवायरनमेंट में लिगेंड अप्रोच करेगा तो कौन से डी ऑर्बिटल कहां जाएंगे। तो देखिए आपने 5 ऑर्बिटल डी पढ़े हैं, 3 उसमें से आपके जो ऑर्बिटल होते हैं वो प्लेनर ऑर्बिटल बोले जाते हैं, जो 2 प्लेन्स के बीच में होते हैं, dxy, dxz एंड dyz। dxy, dyz, dxz, ये 3 ऑर्बिटल प्लेनर ऑर्बिटल बोले जाते हैं क्योंकि ये एक्सिस के बीच में, 2 एक्सिस के बीच में आपका इनका ऑर्बिटल लाई करता है। और 2 आपके ऑर्बिटल होते हैं वो हम एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। वो एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होते हैं? वो होते हैं dx² - y² और dz²। तो 3 प्लेनर ऑर्बिटल होते हैं और 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम आइए देखते हैं कौन से प्लेनर ऑर्बिटल हैं, कौन से एक्सियल ऑर्बिटल हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं, ये हम मान लें z एक्सिस, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं आपकी y एक्सिस और ये आपकी मान लेते हैं हम x एक्सिस। और हम ऑर्बिटल कौन सा बनाना चाह रहे हैं? dxy। ये हम dxy ऑर्बिटल बनाना चाह रहे हैं। तो dxy कैसे होगा आप समझिए, x और y, x एक्सिस ये, y एक्सिस ये है, तो इसके बीच का एक प्लेन ये आ रहा है, XY प्लेन। ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे? dxy। दूसरा हम बनाते हैं dxz। ये y हो गया, ये आपका x हो गया। अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं? dxz। तो dxz ऑर्बिटल कैसे बनेगा? देखिए x के परपेंडिकुलर ये y प्लेन, ये आपका हो गया z। तो x और z के बीच का प्लेन, एक x और z के बीच में ये प्लेन होगा और एक ये होगा 90 डिग्री पे, तो ये हो गया dxz। उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल हम बनाते हैं, वो है आपका dxy हो गया, dxz और dyz। अब तीसरा हम क्या बना रहे हैं? dyz। तो dyz ऑर्बिटल जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा वो देख लीजिए। ये आपकी x है, ये y है, ये z है। एक तो प्लेन आपका ये आ जाएगा और दूसरा प्लेन आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका dyz। ये तीनों ऑर्बिटल्स जो है जिनके लूप्स जो है प्लेन साइड में होते हैं, लूप्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, इनको बोलते हैं लूप्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस, इनको हम बोलते हैं प्लेनर ऑर्बिटल्स। जिनके लूप्स लाइंग बिटवीन एक्सिस, इनको हम बोलते हैं
प्लेनर ऑर्बिटल्स, और इन 3 ऑर्बिटल्स को हम T2g ऑर्बिटल, ग्रेडेड ऑर्बिटल्स हैं, और इनको हम T2g ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो है 2 ऑर्बिटल आपके बचे, वो आपके हैं dx² - y² और dz² ऑर्बिटल। वो कैसे बनाएंगे? आपका ये z एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो dx² - y² ऑर्बिटल जो बनाते हैं वो x एक्सिस के अलोंग बनाते हैं। ये x और ये y, तो ये हो गया dx² - y², dx² - y²। पढ़ देते हैं हम लोग x² - y², dx² - y², x और y एक्सिस के अलोंग है, और लास्ट आपका है dz², तो ये आपका x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये आपका ऑर्बिटल इस तरह से एक, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका z एक्सिस में इस तरह से होता है। तो ये आपका ऑर्बिटल क्या बोला जाएगा? dz²। तो ये ऑर्बिटल जो 2 ऑर्बिटल हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है ना। इनको ईजी ऑर्बिटल भी कहते हैं क्योंकि इनके लूप्स अलोंग एक्सिस होते हैं। ये प्लेनर ऑर्बिटल हैं, इनके लूप्स अलोंग एक्सिस, तो इनको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, और इनको ईजी ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है, और इनको T2g ऑर्बिटल। तो ये आपने ऑर्बिटल को देखा कि किस किस एक्सिस में, किस किस डायरेक्शन में ये 5 ऑर्बिटल हैं। अब आप देखिए, अगर आपकी एक्सिस ये है, ठीक है ना, और एक्सिस, इन एक्सिस पर अगर लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा है, तो ये लिगेंड की जो अप्रोच होगी वो कैसी अप्रोच बोली जाएगी? ये एक्सियल अप्रोच कही जाएगी। इस अप्रोच को क्या बोलेंगे? ये जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ये T2g ऑर्बिटल्स, ये आपको यहां पर लिख दिए। अब यहां से ये जो अप्रोच हो रही है ये आपको क्या बोलते हैं? एक्सियल अप्रोच। अगर एक्सियल अप्रोच होगी तो एक्सिस पर जो आपके ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं? ये एक्सियल ऑर्बिटल हैं। अगर हमारे लिगेंड की अप्रोच एक्सियल होगी तो जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा और प्लेनर ऑर्बिटल्स में रिपल्सन कम होगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लें। क्या हम कह रहे हैं कि आपके ये एक्सियल ऑर्बिटल है जो एक्सिस के अलोंग है, अगर लिगेंड इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, या इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो ये ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन ज्यादा लगाएगा, एक्सियल ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होंगे? इस कंडीशन में ईजी ऑर्बिटल्स रिपेल मोर, वाइल T2g ऑर्बिटल्स, ये जो प्लेनर ऑर्बिटल हैं ये रिपेल कम होंगे, रिपेल लेस। बात को समझ लेना कि अगर हमारा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का जो अप्रोच है वो एक्सियल अप्रोच है, एक्सियल एक्सिस की तरफ से आ रही है, और एक्सिस की तरफ से इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, या इधर से, जैसे ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी उसमें ये एक्सियल अप्रोच होती है लिगेंड्स की, और उस कंडीशन में जो एक्सियल आपके ऑर्बिटल है उन पर रिपल्सन ज्यादा होता है, और जब उन पर रिपल्सन होता है तो वही ऑर्बिटल क्या करते हैं? एनर्जी में हाइक कर जाते हैं, और जिन पर रिपल्सन कम होता है वो एनर्जी में डाउन चले जाते हैं, और 2 भागों में इनका स्प्लिटिंग हो जाता है। तो इस बात को समझना है।
अगर यही एक्सिस है और लिगेंड्स की अप्रोच कहां से हो रही है, प्लेन से हो रही है, यहां से लिगेंड आ रहा है या इधर से आ रहा है लिगेंड, इधर से लिगेंड आ रहा है या इधर से लिगेंड आ रहा है, तो ये अप्रोच क्या बोली जाएगी, ये प्लेनर अप्रोच बोली जाएगी, प्लेनर अप्रोच ऑफ लिगेंड। और जब प्लेनर अप्रोच होगी लिगेंड की, तब कौन से ऑर्बिटल्स जो है ज्यादा रिपल्सन होगा, जो प्लेन में है। ये आपके तीनों कैसे हैं, प्लेनर ऑर्बिटल हैं, तो प्लेनर ऑर्बिटल्स पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा। इसका मतलब T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स repel more and EG orbitals repel less। अगर ये बात आप समझ गए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। हमने क्या बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल ही स्प्लिट होते हैं, एस और पी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहली बार स्प्लिटिंग कब होती है, जब मेटल ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल से लिगेंड आप अप्रोच करते हैं, तब उनमें स्प्लिटिंग होती है। अब वो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि दो भागों में टूटेंगे, एक की एनर्जी ज्यादा हो, कुछ ऑर्बिटल के सेट ज्यादा एनर्जी वाले हो जाएंगे, कुछ एनर्जी में लो हो जाएंगे। उसको समझने के लिए इनका ज्योमेट्री समझना जरूरी है कि डी ऑर्बिटल जो ये तीन है, dxy, dxz एंड dyz, इनको हम प्लेनर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये प्लेन की साइड में होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस के बीच में प्लेन्स आते हैं, तो प्लेनर ऑर्बिटल इसलिए बोले जाते हैं। और जो एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं उनको हम एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। तो दो ये dx स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ये एक्सियल ऑर्बिटल हैं, और ये dxy, dzx और dxz एंड dyz ये ऑर्बिटल्स आपके प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं। इनको T2G ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये वर्ड लिया गया है, ग्रेडेड ऑर्बिटल्स है ना, है। तो ये T2 और E में डिवाइड किया गया है, ये ग्रेडिंग अलग अलग की गई है, इसको ग्रेडेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो T2G ऑर्बिटल्स और ये EG ऑर्बिटल्स हो गए, 5 D ऑर्बिटल हैं। अब हमने समझा कि जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके डी ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में आपके सेंट्रलाइज हैं, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, ये डिपेंड करेगा उसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और उसी बेस पे ज्योमेट्री डिसाइड होगी। तो अगर डी ऑर्बिटल आपके एक्सियल ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना, एक्सियल ओरिएंटेड हैं और लिगेंड्स भी एक्सियल अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सियल अप्रोच होने पर जो ईजी ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि हम एक्सियल ऑर्बिटल मानते हैं, वो ज्यादा रिपेल होंगे और T2G ऑर्बिटल्स कम रिपेल होंगे। रिपेल तो सारे होंगे लेकिन T2G में रिपेलिंग कम होगी, ईजी ऑर्बिटल्स में रिपेलिंग ज्यादा होगी। और अगर यही डी ऑर्बिटल्स अगर प्लेनर में है ना, अगर इस एक्सिस के प्लेन के अलोंग आपके लिगेंड अप्रोच प्लेन के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्लेन पे कौन से ऑर्बिटल लाई करते हैं, प्लेन पे लाई करने वाले ऑर्बिटल ये हैं। तो जब लिगेंड्स का अप्रोच प्लेन के थ्रू है तो वो ऑर्बिटल रिपेल होंगे जो प्लेन की तरफ लाई करते हैं। प्लेन की तरफ ये तीन ऑर्बिटल लाई करते हैं, इसलिए इन तीन ऑर्बिटल पर रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तब ऐसी स्थिति में उस एनवायरनमेंट में ये स्प्लिट होके हायर एनर्जी में जाएंगे और ये स्प्लिटिंग होके इनकी लोअर एनर्जी बनेगी, मतलब ये लोअर एनर्जी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यही आपको आगे समझना है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में ये एंगल जो है इस तरह से आपके ऑर्बिटल एक्सियल साइड में अवेलेबल होते हैं, ये दो, और ये आपके बीच में आएंगे। तो ये ऑर्बिटल जो है वो एनर्जी में हाइक कर जाएंगे और ये एनर्जी में डाउन चले जाएंगे, और डी ऑर्बिटल जो है वो डी ऑर्बिटल का दो भागों में स्प्लिट, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल जो है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा।
एक आपका 2 ऑर्बिटल ये ऊपर हाइट कर गए और 3 ऑर्बिटल नीचे आ गए, ये Eg और ये T2g। इनके बीच का जो डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में, ये कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एजम्पशंस पढ़िए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़िए, फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एजम्पशंस पढ़िए, और उसके बाद ये हम डी ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में पढ़िए और किस तरह से इनका स्प्लिटिंग होता है वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में इनकी स्प्लिटिंग को देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है उसको समझेंगे, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखना सीखेंगे। थैंक यू।